ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से और 3 बजे की 3 बड़ी खबरों से। जी हां, खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिला हमारे देश की आधी आबादी है, लेकिन उन्हें पिछले 10 सालों में कुछ नहीं मिला। काम सिर्फ इतना हुआ है कि उनके नाम पर राजनीति और उनसे वोट लेना। कांग्रेस आज नारी न्याय गारंटी का घोषणा करती है। इसके तहत पार्टी देश के महिलाओं के लिए नया एजेंडा तय करने जा रही है और नारी न्याय गारंटी के तहत कांग्रेस 5 घोषणाएं भी कर रही है। पहला, महालक्ष्मी गारंटी। इसके तहत हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। दूसरा, आधी आबादी पूरा हक। इसके तहत केंद्र सरकार के स्तर पर होने वाली आधी नई भर्तियों पर महिलाओं का अधिकार होगा। तीसरा, शक्ति का सम्मान। इसके तहत आंगनवाड़ी, आशा और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं की मासिक आय में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा। चौथा, अधिकार मैत्री। इसके तहत महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उनकी मदद के लिए हर पंचायत में एक पैरालीगल इसके साथ ही नियुक्ति की जाएगी। पांचवा, सावित्रीबाई फूले छात्रावास। भारत सरकार जिला मुख्यालयों पर कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक छात्रावास का निर्माण करेगी। जी की धुले जनसभा में उपस्थित सभी बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। महिला हमारे देश की आधी आबादी है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्हें पिछले 10 सालों में कुछ नहीं मिला। मोदी सरकार ने सिर्फ उनकी मुश्किलें बढ़ाई है। काम हुआ है तो सिर्फ एक महिलाओं के नाम पर राजनीति और उनसे वोट लेना। चाहे महिला आरक्षण का जुमला हो, बढ़ती महंगाई हो, रिकॉर्ड बेरोजगारी हो, बढ़ते अपराध हो, इन सभी मुद्दों का असर सबसे ज्यादा महिलाओं पर होता है। इन सभी पर मोदी सरकार पूरी तरह फेल रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा करती है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए देश में एक नया एजेंडा सेट करने जा रही है। नारी न्याय गारंटी के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी 5 घोषणाएं कर रही है। उसमें पहली घोषणा है महालक्ष्मी गारंटी। इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दूसरी घोषणा है आधी आबादी पूरा हक। इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। तीसरी है शक्ति का सम्मान। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन 2 गुना होगा। चौथा है अधिकार मैत्री। इसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरालीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। पांचवी है सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। भारत सरकार देश भर में सभी जिला मुख्यालयों में कम से कम एक कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल बनाएगी और पूरे देश में इन हॉस्टल की संख्या 2 गुनी की जाएगी। इसके पहले हमने भागीदारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय घोषित की है और ये कहने की जरूरत नहीं कि हमारी गारंटी खोखले वायदे और जुमले नहीं होते। हमारा कहा पत्थर की लकीर होती है। ये हमारा 1926 से अब तक का रिकॉर्ड है। जब हमारे विरोधियों का जन्म हो रहा था तब से हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं और उन घोषणाओं को पूरा कर रहे हैं। राहुल जी भी आपको बताएंगे कि हमारी सभी घोषणाओं और संकल्पों को हम अपनी सरकार बनते ही पूरे करेंगे। अब मैं
राहुल जी से निवेदन करता हूं कि वो आपको संबोधित करे। आप सब अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देते रही है और लोकतंत्र और संविधान बचाने की इस लड़ाई में हमारा हाथ मजबूत कीजिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भीम। जी की धुले जनसभा में उपस्थित सभी लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है और सरकार ने जब से नागरिकता संशोधन कानून लागू किया है तब से विपक्ष ने सियासी पारा और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये सीए क्या है। केंद्र की बीजेपी सरकार का कहना है कि अगर 3 देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें दी जाएगी। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा और उन्हें नौकरियां दी जाएंगी और उनके लिए घर बनाए जाएंगे। जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि भाजपा हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन वे पाकिस्तान के बच्चों को नौकरी देना चाहती है। हमारे कई लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी पाकिस्तान से आए लोगों को यहां बसाना चाहती है। उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी हमारा रोजगार उनके बच्चों को देना चाहती है। जिसके बाद बीजेपी के नेता आरएस प्रसाद ने सीएम केजरीवाल के बयान पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सीएए को लेकर अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी नेता आरएस प्रसाद ने कहा कि यह किसी भी भारतीय को उनकी नागरिकता से वंचित नहीं करता है। सीएए केवल उन लोगों को नागरिकता देता है जिन्हें उनकी आस्था के आधार पर सताया गया है। और मैं सीएए के नाम पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करने वालों से कहना चाहता हूं कि वे रुकें, झूठ बोलना बंद करें। और मैं दक्षिण भारत, विशेषकर केरल और तमिलनाडु की पार्टियों से नफरत फैलाना बंद करने का आग्रह भी करता हूं। दोनों नेताओं की बयानबाजी आपको सुनाते हैं। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। केजरीवाल का एक बहुत ही विचित्र वक्तव्य आया है कि सीए के आने से बाहर के लोग नौकरी लेंगे। ये कौन सा तर्क है? ये जो हिंदुस्तान में लोग आए हैं, ये कौन है? ये अपने आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर आए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, और वो इसलिए प्रताड़ित हुए कि उनकी आस्था दूसरी थी। वो हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, पारसी थे। तो भारत तो एक प्रकार से इस तरह से प्रताड़ित लोगों के लिए अवसर देता है ना, और यही रह रहे हैं ना वो बड़ी संख्या में। तो क्या उनको कानूनी माध्यम से नागरिकता का संरक्षण देना भारत का नैतिक, संवैधानिक और सांस्कृतिक अधिकार है या नहीं? न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी, वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे?
बार बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको स्पष्ट किया है कि सीएए हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। सीएए कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं है। न हिंदुस्तान में रहने वाले किसी की नागरिकता छीनेगा, न किसी को नागरिकता देगा। ये केवल और केवल वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए हैं, उनको नागरिकता देता है। और गृह विभाग ने भी बाकायदे एक स्टेटमेंट इशू किया है कि सीएए देश के मुसलमानों के विरोध में कुछ नहीं कहता। तो ये फिर बिना मतलब का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये कौन लोग हैं जो रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनको अवसर दो, उनको अधिकार दो, और जो प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में दर दर भटक रहे हैं, पीड़ा की जिंदगी जी रहे हैं, जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। आज भारत ने जब उनके लिए कोशिश की है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, तो उसको लेकर इस तरह की बातें कही जा रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। स्टॉप टेलिंग लाइज अबाउट द सीएए। कल मैंने ममता जी का वक्तव्य देखा, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है बंगाल में, तो वो चिल्ला रही हैं। अब उस रेस में कूद गए श्रीमान केजरीवाल जी, और दक्षिण भारत में तो है ही है लेफ्टिस्ट लोग। We would like to clearly clarify on behalf of the BJP that CAA does not at all take away the citizenship of any Indian. It does not at all deprive any Indians of their citizenship. It's only and only related to those who have been victims of persecution because of their faith and were forced to flee away from Pakistan, from Afghanistan, and from Bangladesh. So India, as a country, imbued by its civilizational heritage and constitutional obligation, has given them this protection under CAA. I would urge the parties also of South India, particularly in Kerala and Tamil Nadu, please stop spreading hatred based upon falsehood. तो मित्रों, मुझे कहना था, केजरीवाल जी तो कुछ नए नए तर्क रोज निकालते हैं, छोड़ दीजिए उनको। सबकी सियासी जमीन खिसक रही। ये सीए आखिर है क्या? सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त फर्रुखाबाद पहुंचे और उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1:50 पर फर्रुखाबाद पहुंचने के बाद कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। बता दें, सबसे पहले सभा स्थल के करीब 300 मीटर दूर बनाए गए खैरातल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से लैंड किए और उसके बाद क्रिश्चियन कॉलेज ग्राउंड पर बनाए गए सभा स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद में करीब 1 घंटे 15 मिनट तक रुके थे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर 288.25 करोड़ की 102 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आज जहां एक ओर जनपद की 288 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने इस जनपद में लाने के लिए अब अहर्निश प्रयास किया, उन योजनाओं का सौगात होली के पूर्व आप सबको प्राप्त हो रहा है। वहीं साथ ही साथ आज देश की एक महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को सबसे पहले जमीनी धरातल पर उतारने वाला कोई जनपद, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर एग्रीस्टेक योजना,
इस योजना को जमीनी धरातल पर उतारने वाला पहला जनपद, आज किसान क्रेडिट कार्ड की 10 मिनट के अंदर लोन की सुविधा से जुड़ने वाला पहला जनपद देश का फर्रुखाबाद बना है। मैं इसके लिए यहां के जनप्रतिनिधि और प्रशासन को धन्यवाद देता हूं और आप सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करके प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। अब इस योजना के लागू होने से हम सब जानते हैं कि यह योजना जैसे ही लागू होगी, होने के साथ ही एग्रीस्टेक योजना के कारण यहां पर डिजिटली केसीसी की सुविधा अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो जाएगी और इसके लिए 4 बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी सहयोग कर रहे हैं। यहां की सफलता के बाद पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर योजना लागू होने जा रही है, क्योंकि पायलट इंप्लीमेंटेशन के माध्यम से हम लोगों ने पहले चरण में जनपद फर्रुखाबाद को लिया और फर्रुखाबाद के बारे में जब यहां पे चर्चा भी माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि यहां के लोग बार बार कहते थे संकिसा धाम का हम सुंदरीकरण का काम कर रहे हैं और संकिसा धाम दिव्य धाम के रूप में प्रस्तुत होगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। योजना हम लोगों ने प्रस्तुत करने के लिए कहा है और मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा के लिए नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अभियान चल रहा है, इस पर पहले की तुलना में बहुत काम हुआ है। जो बचा है प्रयागराज कुंभ के पहले पहले हम उस काम को भी पूरा करने जा रहे हैं। यहां पर सांसद जी भी कह रहे थे और हमारे विधायकगण भी कह रहे थे, बार बार कहते हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे, और मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमारा सर्वे का काम चल रहा है और फर्रुखाबाद होते हुए मां गंगा को जोड़ते हुए गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद को जरूर जोड़ेगी। उसके लिए हम लोग अपनी पहले भी कह चुके हैं कि कार्य होना है। फर्रुखाबाद वासियों को इसके लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से चलती है। जनप्रतिनिधिगण आपकी मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और योजनाओं को आपकी जमीनी धरातल पर लेकर के आएंगे। 100 किलोमीटर का हम सर्वे का कार्य पूरा कर चुके हैं। हम लोग इसको गंगा एक्सप्रेस वे से लेकर के और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तक जोड़ने की इस पूरी कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए बड़े कार्य योजना के साथ काम कर रहे हैं। फर्रुखाबाद आने वाले समय में कानपुर की तर्ज पर एक आधुनिक जनपद बनने की ओर तेजी के साथ अग्रसर होगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों भाइयों, ये जनपद ने, जिस जनपद ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी जैसे सपूत दिए हों, जिनका जीवन राष्ट्रवाद के लिए समर्पित था, और आप सब जानते हैं समाजवादी पार्टी के चीर हरण के दृश्य को बेनकाब करने वाला कोई एक भारत मां का लाल था तो वह थे इसी धरती के सपूत स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे। उन लोगों ने उस समय समाजवादी पार्टी के उन षड्यंत्रों को पूरी तरह दूर करते हुए एक आह्वान किया था, राजनीति का शुद्धिकरण होना चाहिए, अपराधीकरण समाप्त होना चाहिए। और बहनों भाइयों, मैं आभारी हूं आप सबका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रदेश